कंप्लीट सिविल सर्विस पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और देखिए कि बीपीएससी का जो टारगेट वह चल रहा है, तो इसमें हम लोग आज देखेंगे जनगणना 2026-27। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें से क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना है। तो चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले देखिए कि जनगणना 2026-27 देखेंगे लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले परिचय थोड़ा सा देख लिया जाए। और देखिएगा कि जनगणना देश की पूरी आबादी की गिनती है। सामाजिक आर्थिक जानकारी इसमें संग्रह किया जाता है और इसका फ़ायदा भी बहुत सारा होता है, तो बाद में देखा जाएगा अंतिम में इसका क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है। देखिए कि यह हर 10 वर्षों में ये सेंसस किया जाता है, यानी कि जनगणना किया जाता है। भारत में सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मियो के काल में जनगणना किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि पहला जनगणना आपका 1872 में हुआ था और उस समय लॉर्ड मियो यहाँ का प्रशासक था, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि पहली नियमित जनगणना यानी कि हर 10 वर्षों में जनगणना कब से शुरू किया गया, तो ये 1881 से स्टार्ट किया गया, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि WPC प्लाउडेन के द्वारा ये किया गया था 1881 का, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अब देखेंगे, थोड़ा सा इसे पतला कर दिया जाए। तो देखिए कि जनगणना 2026-27 क्यों किया जा रहा है, इसका क्या कारण है। तो देखिए कि 2011 में जनगणना करना था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो महामारी आया, ये स्थगित कर दिया गया था और अब ये जनगणना 26-27 में कराया जा रहा है। और यह देखिए कि यह 16वीं जनगणना होगा, तो ये याद रखिएगा भारत के ये कुल 16वीं जनगणना है। और साथ में ये याद रखना है कि 8वीं ये स्वतंत्र भारत की जनगणना है, यानी कि जब भारत स्वतंत्र होता है 1947, तो उसके बाद से ये 8वीं जनगणना है। जनगणना का कानूनी अधिकार अगर देखा जाए, तो जनगणना ये सेंसस एक्ट 1948 के तहत किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। यह कार्य कराती है, तो रजिस्ट्रेस जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा ये कराया जाता है। और ये देखिए कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसके बाद देखिएगा कि जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में होगा। पहला चरण देखिएगा कि हाउस लिस्टनिंग एंड हाउसिंग सेंसस होगा, यानी कि इसमें घर से संबंधित ये जनगणना कराया जाएगा और ये समय सीमा है अप्रैल से सितंबर 2026 में ये कराया जाएगा, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। आपके घर की जनगणना करने के लिए ज़रूर टीचर या वहाँ के जो अधिकारी होंगे आए होंगे। और घरों की गिनती किया जाएगा इसमें, मकानों की स्थिति कच्चा है कि पक्का है। सुविधा देखिएगा कि पानी, बिजली, शौचालय और इंटरनेट, ये सब देखा जाएगा कि आपके घर के आसपास में क्या-क्या सुविधा है और क्या-क्या नहीं है। दूसरा चरण ये कराया जाएगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो गिना जाएगा 2027 में और ये समय सीमा फरवरी से स्टार्ट होगा और 1 मार्च 2027 से इसमें स्टार्ट किया जाएगा। देखिए प्रत्येक व्यक्ति की गिननी की जाएगी और व्यक्तिगत जानकारी, यानी कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है और वो रोज़गार सरकारी कर रहा है या प्राइवेट कर रहा है, ये सब उसमें जानकारी लिया जाएगा। और इसमें देखिएगा कि अगर चुनौती का बात किया जाए, या पहले ये 4 नंबर देख लिए हैं लोग, तो 5वां नंबर देख लिया जाए, उसके बाद 9वां नंबर देखा जाएगा। इस बार क्या खास है, तो इस बार देखिएगा कि यह पहला डिजिटल जनगणना है, यानी कि ये पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना किया जाएगा। मोबाइल ऐप से डाटा एंट्री किया जाएगा और कागज़ रहित प्रक्रिया ये रहेगा। तो देखिए कि जो भी जनगणना करने आ रहा है, तो मोबाइल लेके और उसमें आपके जितने घर हैं ये सब है, तो उसमें वो एंट्री कर रहा होगा। और ये सेल्फ इमोरेशन होगा, यानी कि नागरिक खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकते हैं, यानी कि आप भी जाके अपना जानकारी भर सकते हैं। और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा, डेटा तुरंत सर्वर पर अपलोड होगा, तो यानी कि जैसे आप इसमें जानकारी इकट्ठा डालिएगा, तो ये उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। GIS मैपिंग, लोकेशन आधारित डाटा, ये भौगोलिक विश्लेषण आधार, यानी कि जैसे ये ऐप आप खोलिएगा, तो आप कहाँ पे हैं वो ऑटोमेटिक वहाँ का लोकेशन उसमें आ जाएगा और वो अपलोड कर लेगा। क्या जानकारी ली जाएगी, तो इसमें देखिएगा कि क्या-क्या जानकारी लिया जाएगा। तो देखिए कि जनसंख्या संबंधित जानकारी, जैसे कि नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, परिवार के सदस्य, ये सब जानकारी लिया जाएगा। सामाजिक स्थिति, यानी कि शिक्षा का स्तर,
व्यवसाय रोजगार यानी कि कैसा आप व्यवसाय कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं, आय का स्रोत क्या है, ये सब पूछा जाएगा। आवास से संबंधित मकान का प्रकार, पानी, बिजली, शौचालय यानी कि आपका जो हाउस है वहाँ पे पानी, बिजली, शौचालय की सुविधा है या नहीं, ये सब देखा जाएगा। अन्य जानकारी में इंटरनेट और डिजिटल सुविधा भी देखा जाएगा इसमें। संभावना देखिए कि जाति आधारित डेटा भी संग्रह किया जाएगा इसमें। और कितने लोग जुड़ेंगे, तो देखिए कि लगभग 30 लाख यानी 3 मिलियन जनगणना कर्मी इसमें शामिल होंगे, यानी कि 30 लाख व्यक्ति इसमें शामिल किए जाएंगे जो जनगणना करेंगे। इसमें शिक्षक और सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये सब आ सकता है। और इसके बाद देखिए कि जनगणना का महत्व क्या है, तो नीति निर्माण करना, जैसे कि शिक्षा की नीति बनाना, स्वास्थ्य की नीति बनाना, रोजगार सेवाएं योजनाएं लेके आना सरकार के द्वारा। तो ये जनगणना अगर रहेगा कि तो वो कैसे लेके बनाना है योजना, ये सब आसान हो जाएगा। उसके बाद संसाधनों का वितरण, बजट और योजनाओं का सही उपयोग इसमें किया जा सकता है। राजनीतिकरण प्रभाव, इसमें देखिएगा कि लोकसभा विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण करने में भी सहायता मिलेगा। देखिए कि 10,000 व्यक्ति पे एक सांसद होता है, तो वैसे ही इसे कम बेसी किया जा सकता है सुविधा के अनुसार। और आरक्षण नीति भी लागू करने में आसानी होगा, एससी, एसटी, ओबीसी डाटा अगर संग्रह कर लिया जाता है तो। इसमें चुनौती देखिए कि क्या-क्या चुनौती है, तो एक तो विशाल जनसंख्या है, 140 करोड़ से प्लस हो गया है, तो ये एक समस्या है। डिजिटल साक्षरता की कमी, यानी कि बहुत व्यक्ति हैं कि जो ठीक से मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाते हैं, जो ऐप है इसमें अपना डाटा नहीं संग्रह कर पाएँगे। डेटा गोपनीयता का एक समस्या हमेशा रहता है। दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुँच, यानी कि बहुत दुर्गम क्षेत्र जैसे जंगल एरिया है या वहाँ पे रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे पहुँचने में समस्या हो सकता है। संभावना बड़े बदलाव, देखिएगा कि इसमें कास्ट सेंसस भी शामिल हो सकता है और डिजिटल इंडिया के साथ-साथ इंटीग्रेशन यहाँ पे किया जा सकता है। पेपरलेस सिस्टम जैसे तेज़ परिणाम ये दे सकता है, तो ये आपका हो जाएगा। एकदम सड़क अगर निष्कर्ष देखिएगा तो जनगणना 2026-27 भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। 2 चरणों में होगी जो देश की पूरी आबादी की सामाजिक आर्थिक तस्वीर पेश करेगी और भविष्य की नीतियों का आधार बनाएगी। तो ये आप याद रखिएगा। ये देखा जाए दूसरा का पेज, तो इसमें देखिएगा कि जनगणना की प्रक्रिया चरण 2 में जनगणना 2026-27 की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी और ये थोड़ा-सा विस्तार में हम लोग देख लिया जाए। देखिए कि पहला चरण जो है ये लिस्टनिंग और हाउसिंग सेंसस होगा इसमें। ये अप्रैल से सितंबर 2026 में होगा। इसका उद्देश्य है देश में सभी घरों और मकानों की सूची तैयार करना और उनकी आवास संबंधित जानकारी इकट्ठा करना। इसमें देखिएगा कि इस चरण में क्या-क्या होगा, तो देश के प्रत्येक घर की पहचान की जाएगी। मकान का प्रकार होगा जैसे कि कच्चा, पक्का या अर्ध पक्का, ये सब देखा जाएगा। मकान का उपयोग आवासीय या व्यावसायिक के लिए भी किया जा रहा है या मिश्रित यानी कि दोनों के लिए किया जा रहा है। मकान में उपलब्ध सुविधाएँ, पानी पीने का सुविधा है कि नहीं, बिजली का, शौचालय का, रसोई गैस, चूल्हा का, इंटरनेट, मोबाइल, अन्य क्या ये सब है कि नहीं, ये सब देखा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा मुख्य विशेषता में देखिए कि यह चरण केवल मकान और सुविधाओं से संबंधित होगा। इसमें व्यक्तियों की गिनती नहीं की जाएगी। डेटा डिजिटल माध्यम से डेटा एकत्रित किया जाएगा मोबाइल ऐप से, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर देखेंगे कि दूसरा का जो चरण स्टार्ट होगा उसमें पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या गिना जाएगा इसमें और फरवरी में ये स्टार्ट होगा, लेकिन 1 मार्च से इसमें देखिएगा कि शुरू कर दिया जाएगा। उद्देश्य है देश की जनगणना की गिनती करना और प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी एकत्रित करना। इस चरण में क्या-क्या होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति की जनगणना की जाएगी, व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित की जाएगी, नाम, लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, जाति, धर्म ये सब देखा जाएगा। और उसके बाद मुख्य विशेषता का बात किया जाए तो यह मुख्य जनगणना का पहला चरण होगा और रेफरेंस डेट जो है 1 मार्च 2027 है। पूरे देश में एक ही दिनांक को स्थिति मानकर गणना की जाएगी। डिजिटल माध्यम से डेटा एकत्रित और अपलोड किया जाएगा। और देखिए कि दोनों चरणों की अगर तुलना किया जाए तो पहले चरण में सभी घरों की पहचान होगी, दूसरे चरण में हर व्यक्ति का पहचान होगा। और देखिए कि नाम ये पहला चरण में हाउसिंग लिस्टिंग और सेंसस होगा। समय अप्रैल सितंबर 2026 और मुख्य उद्देश्य घरों और मकानों की गिनती, वही सब यहाँ पे दिया गया है। दूसरा चरण में क्या होगा, पॉपुलेशन की जनगणना किया जाएगा, फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा। ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, यही डेट पूछेगा आपसे। और देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति की गिनती होगी, तो ये तो आप जानते हैं कि क्या-क्या इसमें होगा।
1 मार्च 2027 को, यानी कि पूरे जनगणना कभी भी होगा 1 महीना के अंदर, लेकिन 1 मार्च 2027 माना जाएगा। इस प्रकार जनगणना 2026-27 की पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। सही, सटीक और अद्यतन जनसंख्या आवासीय डेटा प्राप्त होगा। चलिए अगला जो हम लोग देखेंगे, लोग देखिएगा कि जनगणना 2027 और 26 क्यों हो रहा है। तो देखिए कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो पाई, तो ये कोविड-19 के कारण नहीं हुआ। हर 10 वर्ष में होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए कि महामारी के कारण जनगणना करना संभव नहीं था। और उसके बाद देखिए क्यों ज़रूरी है, तो देखिए कि देश की वास्तविक जनगणना यानी कि जनसंख्या जानना जरूरी है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता चलेगा। सरकारी योजना बनाने में और नीति निर्धारण में ये महत्वपूर्ण, ये आपका दिशा निर्देश करेगा। संसाधनों का सही वितरण करने में भी ये सहायता करेगा। विधानसभा, लोकसभा ये आपका पुनर्निर्धारण करने में भी सहायता करेगा। उसके बाद देखा गया कि 2 चरणों में क्यों कराया जा रहा है, तो देखिएगा कि देश बहुत बड़ा है, इसलिए पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 2 चरणों में कराया जा रहा है। पहले चरण में घर और मकानों की गणना, दूसरे चरण में जनगणना किया जाएगा। रेफरेंस डेट क्यों रखा गया है, देखिए कि यह तारीख जिसके आधार पर पूरी जनगणना की स्थिति दर्ज की जाएगी। इसी तिथि पर मौजूद हर व्यक्ति, हर परिवार और मकान को गिना जाएगा। यह तिथि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समान होगा। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 1 मार्च। भविष्य के लिए क्यों आवश्यक है, यह डेटा भारत के अगले 10 वर्षों की नीतियों और योजनाओं का नींव रखेगा, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास और सुविधाएं का नीति बनाने में आसान होगा। सही डेटा से देश का विकास निर्धारित होता है तेज गति से। देखिए कि 2026-27 की जनगणना न केवल एक गिनती है, बल्कि यह देश की सभी आंकड़े, सही नीति और भविष्य का आधार भी बनेगा। और रिफ्रेशिंग डेट जरूर याद रखिएगा। ये बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1 मार्च 2027 रखा गया है। पहला चरण देखिएगा कि आपका जो हाउसिंग का गिनती होगा अप्रैल से सितंबर 2026, और दूसरा का चरण देखिएगा कि जिसमें गिनती होगा पॉपुलेशन का, वो आपका फरवरी में स्टार्ट होगा और 1 मार्च को रिफ्रेशिंग डेट के रूप में रखा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा पेज में इसके बारे में कि जनगणना का कानूनी अधिकार के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। तो जो कानूनी अधिकार है, तो ये सेंसेक्स एक्ट 1948 के तहत ये काम करता है। और देखिएगा कि भारत जनगणना का कार्य सेंसेक्स एक्ट 1948 के अंतर्गत किया जाता है। यह अधिनियम जनगणना के संचालन, पर्यवेक्षक, प्राधिकरण और दंडात्मक ये निर्धारण किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य देश की जनगणना करना, जनसंख्या से संबंधित विभिन्न जानकारियों का इकट्ठा करना। तो ये सब आप याद रखिएगा। जनगणना अधिनियम 1948 की प्रमुख विशेषता क्या है, तो भारत सरकार के पूरे देश में जनगणना कराने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार जनगणना आयोग का नियुक्ति करती है और राज्य सरकार इस कार्य में केंद्र सरकार की सहायता करती है। हर व्यक्ति को जनगणना संबंधी जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। जानकारी न देने या गलत जानकारी देने पर दंड का भी प्रावधान है। तो ये जो पॉइंट है आपका जनगणना 1948, ये जरूर पॉइंट याद रखेगा। 2-3 इसमें से पॉइंट देगा और फिर क्वेश्चन पूछ लेगा। अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख प्राधिकरण की अगर बात किया जाए, तो देखिएगा कि इसकी भूमिका और नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, देखिए कि जनगणना आयोग की नियुक्ति किया जाता है। जनगणना के संदर्भ में तिथि का सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये संवैधानिक प्रमुख जो पत्र रहता है वो दिया जाता है। जनगणना आयोग का क्या काम है, तो जनगणना की प्रक्रिया, पद्धति, कार्यक्रम तय करना, पूरे देश में जनगणना के संचालन की देखरेख करना। राष्ट्रपति ये नियुक्त करते हैं जनगणना आयोग का। महानिदेशक एवं जनगणना आयुक्त भारत, देखिए कि भारत आयोग जनगणना आयोग के सचिव होते हैं। जनगणना का वास्तविक संचालन करते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बनाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार का इसमें क्या काम होता है, तो जनगणना के क्षेत्रीय स्तर पे संचालन में सहायता करना, जनगणना कर्मियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण देना केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, यानी कि वो जैसे निर्देश करेगा। इसके बाद देखिए दंडात्मक कार्रवाई कब हो सकता है, तो जानकारी देने से इनकार करने पर जुर्माना कितने का है, तो 100 रुपये का है। तो ये आपसे क्वेश्चन पीटी में पूछ सकता है, तो ये जरूर याद रखेगा। और गलत जानकारी देने पर जुर्माना या कारावास 3 माह तक का है। तो ये आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा। जनगणना करना हमारा कानूनी दायित्व भी है और राष्ट्र निर्माण के योगदान में भी कार्य करता है। इसके बाद देखिएगा जनगणना क्या होती है, तो ये तो आप भी जानते हैं कि क्या होता है। किसी निश्चित समय पर देश के प्रत्येक व्यक्ति और परिवार और मकान और उनकी विशेषता की क्रमबद्ध और पूर्ण गिनती और जानकारी एकत्रित करना ही जनगणना कहलाता है। इसका उद्देश्य तो हम लोग पढ़े हैं लोग,
जनगणना में क्या क्या गिना जाता है, तो ये सभी चीज़ गिना जाता है। कुल जनसंख्या, लिंग निर्धारण, महिला पुरुष या अन्य है, वायु और वैवाहिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, रोजगार, जाति, समुदाय, भाषा, आकार, मकान कैसा है, कच्चा है, पक्का है, सुविधाएं, बिजली, इंटरनेट, शौचालय, ये सभी का, जन्म स्थान, निवास, ये सब देखा जाता है। जनगणना के प्रकार, पूर्णतः जनगणना हर 10 वर्षों में किया जाता है और भारत में देखिए कि 10 वर्षों में तो किया जाता है। और नमूना जानकारी देखिए कि कुछ विशेष भाग या समूह का चयन करके जानकारी एकत्रित किया जाता है। जनगणना का महत्व देख लिए हैं लोग। जनगणना किसी भी देश की विकास की यात्रा ये होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि क्या क्या जानकारी ली जाएगी इसमें, तो ये तो हम लोग देखिए लिए लोग कि नाम, लिंग, ये सब, वैवाहिक, ये धर्म, ये सब जितना चीज़ है सभी जानकारी लिया जाएगा। इसमें देखिए कि मेंस के लिए ये बनाया गया है, तो इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एक बार देख लिया जाए कि स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, विशेष देखभाल की आवश्यकता और डिजिटल पहुंच, ये सब इसमें कराने का किया जा सकता है। जनगणना 2026-27 विस्तृत और समावेशी जानकारी लेकर देश के विकास में सही दिशा में ये तय करेगा। तो देखिए कि जनगणना 2027 में कंप्लीट होगा। उससे पहले जितना भी आएगा डाटा, तो यहीं से आपका क्वेश्चन 2011 और साथ में ये आपका जनगणना से संबंधित जो है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो आप ज़रूर एक बार अच्छा तरीका से, इसमें एक पेज में तो आ जाएगा, ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं होगा। तो ये समझाना था, इसीलिए इतना हम लिखे हैं, लेकिन बाकी आप एक पेज में भी इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा जितना इम्पोर्टेंट डेट है ये सब। तो इसे यहीं समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।